गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्लास 9th का देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर एनसीईआरटी को कवर करेंगे हम। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे 15 टॉपिक्स। ग्रेविटी, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, यूनिवर्सल कांस्टेंट, केपलर्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, फ्री फॉल को देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखेंगे, वर्टिकल मोशन को देखेंगे, वेट एंड मास क्या होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, फ्लूइड एंड बुयांसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन एंड देन रिलेटिव डेंसिटी। बिफोर स्टार्टिंग ग्रेविटेशन आपको प्री रिक्विजिट थिंग्स आनी चाहिए। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो मैंने यहाँ एक स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर करा है कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं। 2 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारा जो ग्रेविटेशन है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना एक दूसरे को टच किए उस पर फोर्स लगाने को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर। अब हम यहाँ देखते हैं फोर्स करता क्या है। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज स्पीड। और फोर्स क्या करता है? फोर्स कॉजेज मोशन, जो आपने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 और 9 में आपने पढ़ा है। तो फोर्स ये सारी चीज़ें कर देता है। बात आती है आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तो ही थिंक्स जब एक एप्पल गिरता है उनके ऊपर, तो वो सोचते हैं क्या कि एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है। कोई भी चीज़ अर्थ के टुवर्ड, अर्थ की तरफ ही गिरता है, अर्थ की तरफ, वो अर्थ से बाहर नहीं जा पाता। जैसे कोई चीज़ आप उठा के ऊपर फेंक रहे हो तो फिर रिटर्न कहाँ आएगा? अर्थ पे ही आएगा। अब इनके दिमाग में एक आइडिया आया, फिर वो सोचने लगे क्या कि जो फोर्स एप्पल को अर्थ की तरफ खींच रहा है, क्लियर, एप्पल पे कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो नीचे गिर रहा है ना। उसको उठा के दोबारा आप फेंकोगे फिर वो रिटर्न आएगा वहीं पे अर्थ की तरफ। तो आइजैक न्यूटन के दिमाग में एक और चीज़ आता है, तो ऐसे अर्थ के पास तो मून भी है, मून भी तो चक्कर लगाता है, तो मून पे भी कोई ना कोई फोर्स लगता होगा कि मून हमारे तरफ आए, अर्थ की तरफ आ जाए, कोई ना कोई फोर्स लगता होगा। इन सेम वे जितने प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, तो उन सारे प्लैनेट्स पे कोई ना कोई तो फोर्स लगता होगा कि वो सन अपनी तरफ खींचता होगा उनको। इन तीनों सिनेरियो, इन तीनों केसेस में एक चीज़ नजर आता है कि इन तीनों कंडीशन में एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही टाइप का कोई फोर्स होगा जो इनको अपनी तरफ खींच रहा होगा। एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। डन, क्लैरिटी मिला। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक कंडीशन मैंने आपको दिखाया था कि अगर एप्पल एक ट्री हो गया, पेड़ हो गया, यहाँ पे हम पेड़ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ से एक एप्पल गिरता है, एप्पल नीचे की तरफ गिरा, क्लियर, नीचे की तरफ। ये अर्थ है, हमारा पेड़ है, सॉरी ये पेड़ है, ये अर्थ हो गया। तो एप्पल कहाँ गिर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है। ये हमेशा नीचे की तरफ गिर रहा है। जब भी आप इसको फिर दोबारा फेंकोगे फिर ये दोबारा नीचे आएगा। तो ये कहाँ जा रहा है? अर्थ इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। अभी हम इसी को चेकआउट करेंगे, ग्रेविटेशन होता क्या है बढ़िया से अभी देखेंगे, इसके फॉर्मूलेज को देखेंगे। बट अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो ये बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है। यहाँ तो ठीक है, इस कंडीशन में ये ठीक है। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन नाम का फोर्स लग रहा है, इसलिए ये नीचे गिर जा रहा है, अर्थ की तरफ गिर जा रहा है। अर्थ इस पर लगा रहा होगा फोर्स। दूसरा कंडीशन देखते हैं, अर्थ के चारों तरफ मून भी तो है ना, ये क्यों नहीं गिरता है भाई? ये क्यों नहीं गिरता अर्थ पे भाई? ये एक सवाल आता है दिमाग में, ये क्यों नहीं गिरता? जैसे एप्पल, अगर एप्पल है, एप्पल तो गिर जा रहा है, बट वाई नॉट द मून? मून क्यों नहीं गिरता? द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप अगर खड़े हो जाओ और एक धागा में पत्थर बांध लो, एक धागा में पत्थर बांध के उसको आप गोल गोल घुमाओ, क्या वो गिरेगा आपकी तरफ? नहीं। जब तक आप एक फोर्स से ऐसे घुमाओगे चारों तरफ, राउंड राउंड, तब तक वो पत्थर नहीं गिरने वाला आपकी तरफ। एंड इन एवरी सिचुएशन, हर एक पॉइंट पे आप एक फोर्स लगा रहे हो अपनी तरफ,
आप एक फोर्स लगा रहे हो उसको अपनी तरफ, बट हर एक पॉइंट पे वो अपना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हुआ। जैसे डायरेक्शन बदलता है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है। इसका मतलब तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास मोशन चैप्टर में अच्छे से बताया था। तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जो पत्थर है हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये अपना डायरेक्शन बदल रहा है। इस पॉइंट पे रहेगा तो इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे आया तो इस डायरेक्शन में है, हर एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्लियर? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इन सेम वे अगर हम मून को देखते हैं तो मून भी हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है और इसके टुवर्ड्स एक फोर्स लगता है, अर्थ की तरफ एक फोर्स, अर्थ एक फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशन तो लगा रहा है, ग्रेविटेशन अगर लग जाए, अगर ग्रेविटेशन लगा रहा है तो मून को तो गिर जाना चाहिए, बट व्हाट होल्ड्स, क्या उस चीज़ को रोक के रखा है? द स्पीड। पहला तो एक स्पीड हो गया जो उसको रोक के रखा है। दूसरा एक फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स causes this acceleration keeps the body moving circular path in acting toward center। ये फोर्स क्या होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वो उस बॉडी को जो चारों तरफ घूम रहा है, ये जो मून हो गया चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे हम लोग के अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, इसको क्या करता है, सर्कुलर पाथ मेंटेन किया रहता है। क्लियर? इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहता देन व्हाट हैपन, भाई आपका जो इम्यून रहता ना, ये स्ट्रेट अपना कोई भी पाथ लेके निकल जाता है, स्ट्रेट बाहर निकल जाता। अब मैं आपको दो कंडीशन देता हूँ यहाँ पे कि आप इसको क्लैरिटी हो जाए आपके दिमाग में कि एप्पल जो रहता है ना, एप्पल अर्थ के तुलना में एप्पल का जो साइज है, जो मास है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बहुत कम है, इसलिए एप्पल अर्थ पे गिर जाता है। बट इन कंडीशन ऑफ मून जो होता है ना, अर्थ के मास के तुलना में वो नेग्लिजिबल नहीं है, एक अच्छा खासा मास है उसका, और वो स्पीड भी है, वो गोल गोल घूम भी रहा है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूम भी रहा है, इसलिए वो गिरता नहीं है। घूमने की वजह से एक फोर्स लगता है, कौन सा? टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका अपना एक मास है, अच्छा खासा मास है, तो ये इसको रोक के रखता है अर्थ की तरफ गिरने से। बट अर्थ तो फोर्स लगाएगा ही ग्रेविटेशन का इसके अंदर जो है, बिकॉज यहीं से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए, ग्रेविटेशन किस टाइप का फोर्स हो रहा है। ग्रेविटेशन जो है ना, ये बहुत मतलब फोर्स स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक फोर्स है, ये स्ट्रांग नहीं होता ग्रेविटेशन, यहीं से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी सर्कुलर बॉडी, कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कल में घूम रही हो तो उसके सेंटर में एक फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर की तरफ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब हम आते हैं, देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स लॉ देखते हैं। केपलर कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या लॉज बनाए? तो केपलर का कहना ये था, केपलर ने 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ केपलर ने क्या कहा था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहले हमें लगता था पहले के टाइम में कि सन है ना, सन सेंटर में है और हम उसका चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज रेवोल्यूटिंग द सन, हम ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, बट इज नॉट द ट्रुथ। केपलर ने कहा था पहले लॉ में अपने, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या कहा था कि जो प्लैनेट्स है ना, वो एक इक्लिप्स में घूमते हैं, सन को एक इक्लिप्स में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इक्लिप्स, और वो इक्लिप्स जो होता है ना, इलोंगेटेड होता है, और सन सेंटर में नहीं होता, सन कभी सेंटर में होता ही नहीं है, वो कभी 2 फोकस होता है सन का, कभी सन यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, ये इन्होंने कहा था। The sun is not at the center, it is at special points of the side called a focus। वो किसी ना किसी एक साइड रहेगा, उसी को हम कह देते हैं फोकस, कहते हैं फोकस पॉइंट। इस इमेज में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। डन। पहला लॉ क्या था केपलर का कि एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट
विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी, किसी एक साइड पे रहेगा, या तो इस फोकस पे रहेगा या तो इस फोकस पे। फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी। फोकस दो हो गया तो क्या हो गया, फोकी। डन। नाउ सेकंड लॉ क्या कहता है केपलर का, लॉ ऑफ एरियाज। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एक इमेज, यहाँ पे इमेज दिख रहा है। व्हेन, जब प्लैनेट जो रहता है ना, जब प्लैनेट सन के पास रहता है, यहाँ सन के पास आएगा, जब ये प्लैनेट सन के पास आएगा ना, तो सन के पास आता है तो इसको कहते हैं पेरिहिलियन कहते हैं। इस टाइम में ना इसका स्पीड बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा एरिया जो है, इतना बड़ा डिस्टेंस, ये बहुत स्पीड में कवर करेगा। क्या करेगा, स्पीड में कवर करेगा। अब फिर जब प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है, मान लेते अर्थ ही है, मूव करते करते यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे प्लैनेट क्या है, बहुत दूर है, इसको एपिहिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिहिलियन कहते हैं, यहाँ बहुत दूर है। अब इतने ही एरिया को क्रॉस करने में, ये छोटा सा एरिया को क्रॉस करने में ये काफ़ी टाइम लेगा, स्लो यहाँ पे मूव करेगा। सो केपलर ने यही कहा था, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स ओवर इन इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और सिंपली कहने का मतलब ये है, केपलर का जो सेकंड लॉ है वो बताता है हमें, प्लैनेट जो होता है ना ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करता है। अपने ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट हो गया, अपने ऑर्बिट में उसका कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है, वो स्पीड अप कर लेगा। कब, जब वो क्लोज रहेगा, तब जब वो क्लोज रहेगा अपने स्पीड को फास्ट कर लेगा, और जब वो दूर रहेगा तो स्लो मूव करेगा सेम एरिया को। यही इनका कहने का मतलब है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, सो यहाँ एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्केटर है, एनालॉजी, यहाँ पे फिजिक्स आप समझिए, स्केटिंग कर रहा है ना, ये जब ये हाथ को खोलता है, ये स्लो मूव करता है, स्लो मूव करेगा, ये हाथ को खोलेगा। जैसे इसने हाथ को बांध लिया, ये फास्ट मूव करना है, फास्ट रोटेशन हो जाएगा, इसका रोटेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे इसका रोटेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा हाथ खोलते ही। इन सेम वे जब सन के पास रहता है कोई भी प्लैनेट, तो ये अपने आप को फास्ट कर लेता है। क्लोजेस्ट जब सन के पास रहता है उसको क्या कहते हैं, पेरिहिलियन, वहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ जाता है इसका। इन सेम वे जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसे कहते हैं हम एपिहिलियन, फारदेस्ट होता है, तो अपने आप को क्या करता है, वो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, डी एक्सेलरेट कर देगा, वो स्लो मूव करेगा उतने ही डिस्टेंस को। दैट टेल्स द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है केपलर्स का, यही चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इज इट क्लियर? यस, व्हाई नॉट। सो थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड्स का मतलब ये है, फिर एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सन इज एट सेंटर, क्लियर, ये सन है। अब सन के पास जो प्लैनेट रहता है, आपने तो पढ़ा ही होगा, सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन है प्लैनेट, दैट वन इज मरकरी। सबसे दूर कौन है, दैट इज नेपच्यून, सबसे दूर है, वो सन से काफ़ी दूर है। तो आप देखोगे कि जो सबसे पास में है वो सबसे तेजी में चक्कर लगाएगा, फास्टेस्ट। क्या होगा, सबसे तेजी में चक्कर लगाएगा वो किसका, सन का। और जो सबसे दूर होगा वो आराम से चक्कर लगाएगा, एकदम स्लो, वेरी स्लो स्पीड होगा उसका। स्पीड क्या होगा, वेरी स्लो। सबसे पास है मरकरी का डेज देखिए 88 डेज में वो एक चक्कर लगा लेता है, किसका, उसका 1 साल पूरा हो गया, अर्थ के 88 डेज में। वहीं आप अगर देखते हो किसको, नेपच्यून का। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में। नेपच्यून क्या है, नेपच्यून देखो बहुत दूर है, बहुत दूर होने की वजह से नेपच्यून को 165 अर्थ ईयर्स लगता है पूरा एक रेवोल्यूशन करने में, पूरे सन का एक चक्कर लगाने में 165 अर्थ ईयर, मतलब अर्थ का 1 साल, जैसे 1 साल है ना, वैसे ही 165 साल अर्थ का, वो 1 साल होगा नेपच्यून का। डन। यही बताता है कौन, यही बताता है आपका केपलर, थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, वो क्या करता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, देखते हैं कितना टाइम पीरियड है। टी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, देयर इज अ फार्मूला, एक बाहर निकल के आता है, टी स्क्वायर 1 आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे टी क्या है, द टी ऑर्बिटल पीरियड दिखा रहा है, द टाइम इट टेक्स टू फिनिश 1 ईयर। टी क्या दे रहा है, ऑर्बिटल पीरियड दिखा रहा है। और आर क्या दिखा रहा है, हमारा एवरेज डिस्टेंस दिखा रहा है, एवरेज डिस्टेंस। आर क्या दिखा रहा है, एवरेज डिस्टेंस। आर इज शोइंग एवरेज डिस्टेंस। किसका एवरेज डिस्टेंस, हाउ फार अवे द प्लैनेट इज, प्लैनेट कितना दूर है, दिस इज एवरेज डिस्टेंस। अब यहीं से आपको एक कैप्लर्स के थर्ड लॉ से हमें एक लिंक मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। दैट्स वाई हम यहाँ तक पहुँचते टाइम लग गया, बट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कैप्लर्स का थर्ड लॉ क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ओके, वेयर टी शोज ऑर्बिटल पीरियड। टी क्या दिखाता है, ऑर्बिटल पीरियड दिखाता है। और आर क्या दिखा रहा है, आर शोज द एवरेज डिस्टेंस कि प्लैनेट कितने दूर है, ओके। अब कैप्लर जो होता है ना, मैथमेटिकल रूल प्रोवाइड कर देता है मोशन का। एंड नाउ यहाँ से हमारा, यहाँ आप एक बार देख लोगे कैप्लर्स का थर्ड लॉ, ये क्या है आपका समझ में आ जाएगा। सेम फॉर ऑल कांस्टेंट, ऑल प्लैनेट्स के लिए ये सेम है, टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। सो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा हमारा किस चीज़ का, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कैसे, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। हम इसको मैथमेटिकल रूप से कैसे दिखाएंगे, सो फोर्स इज, यहाँ पे फोर्स इज द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मासेस का प्रोडक्ट। m1 m2 क्या हो गया, मास हो गया, इस ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट का मास हो गया। एंड हियर इज हम डिस्टेंस इसके सेंटर से लेते हैं, ये r डिस्टेंस को शो कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्स क्या है, दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्स एक और है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो F इज इक्वल टू, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, व्हाट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास 1 इंटू मास 2, क्लियर। एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो F इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना होगा, एंड F इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, G, क्या हो जाएगा, G, कैपिटल G, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, क्लियर। फोर्स कितना लगता है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। F किसको शो कर रहा है, दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन। G क्या है, द कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। मैं अभी बताऊंगा G का वैल्यू कितना है। यहाँ m1 क्या है, m1 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का मास m1 है। फिर m2 क्या हो जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, छोटा या बड़ा, यहाँ स्मॉल और बिग से कोई मतलब नहीं है। और डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। व्हाट इज डी स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके बीच से सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, उसको लिया गया और उसको स्क्वायर करके किया गया। दैट इज द फॉर्मूला वेयर वी गेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो ये क्लियर हो गया। नाउ द मास्टर कांस्टेंट G, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, कैपिटल G का वैल्यू कितना है, 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसको ढूंढा किसने था, हेनरी कैवेंडिश। ये बहुत ही छोटा नंबर है। विच इज़ वाई द ग्रेविटेशन इज़ वीक फोर्स, एवरीवन नोज, मैंने अभी बताया था ग्रेविटेशन वीक फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस incredibly small constant. Now हम आगे मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। वीकेस्ट फोर्स है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्ट, हमेशा अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट की तरह नहीं है, मैग्नेट रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। बट
द ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, और ये म्यूचुअल एक्शन है, ये दो बॉडीज रहेगा तभी होगा, इक्वल फोर्स लगता है दोनों पे, बोथ बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर विथ परफेक्टली इक्वल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्ट्स प्रिसाइजली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडी, सेंटर से हम डिस्टेंस को नापते हैं, सेंटर से, क्लियर। और डिपेंड्स किस पे करता है, मास और डिस्टेंस पे, टोटली डिपेंड्स ऑन मास, और कितना बड़ा बॉडी, जितना बड़ा बॉडी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ वेरी लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, सन से बहुत कम है हमारा अर्थ का। अब इनवर्स स्क्वायर, फोर्सेस ड्रॉप्स ऑफ एक्सपोनेंशियली एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। अब इनवर्स स्क्वायर का क्या रूल है, अगर कोई दो बॉडी है, दो बॉडी यहाँ पे हो गया, और इसका डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेजी से ड्रॉप करेगा। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, घटेगा, यही इसका मेन। डिक्रीजेज विद लॉन्ग डिस्टेंस बट रीचेज एब्सोल्युटली जीरो ओनली एट इनफाइनाइट, बट क्या होगा, तब भी लगेगा, बट जीरो कब होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। मीडियम, मीडियम के उससे क्या डिपेंडेंट होता है, अनअफेक्टेड बाय द मटेरियल बिटवीन बॉडीज, नो शेडिंग, से मीडियम से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। सन और अर्थ, सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, सन अर्थ के बीच में बहुत सारा मीडियम आ जाता है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम भी क्रिएट हो जाता है, बट कोई फर्क पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, नहीं, तो मटेरियल से कोई इशू नहीं हो रहा। यूनिवर्सल कांस्टेंट अभी मैंने बता दिया, इसका वैल्यू क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बिफोर मूविंग दिस, ये डूइंग दिस, हम एक चीज़ देखते हैं, वो है पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ जी, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स, और व्हाट इज़ जी, स्मॉल जी इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें बेसिक डिफरेंस आप समझिए, ग्रेविटेशन फोर्स हर एक बॉडी पे लग रहा है, वो हो गया सन मून एक दूसरे पे लगा रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अब हम अर्थ का बात करते हैं, अब अर्थ पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो अर्थ का अपना एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि ये अपने आसपास लगा होता है, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट इसके तरफ गिरता होगा उसी को हम कहते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में, एक बार और मैं समझा देता हूँ। ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है हर एक बॉडी के बीच में लगता है, कहीं पे भी ग्रेविटेशन यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे ग्रेविटेशन कह रहा है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है उसे हम क्या कह रहे हैं कि किस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट पे गिर रहा है, उस प्लैनेट पे जा रहा है, किस स्पीड से वो अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो स्पीड क्या है, दैट स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये डिपेंड करता है, अर्थ का अपना स्मॉल जी होगा, अपना एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मून का अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डिपेंड्स ऑन मास, ओके। अब हम यहाँ देख लेते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बता दिया कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है, द एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करता है, फ्री फॉलिंग बॉडी, किसी एप्पल को आप आराम से ऐसे नीचे गिरा दो, ऐसे वो फ्री फॉल में आ गया, फ्री फॉल वो लग रहा है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो तेजी में गिर रहा है, और जो वो गिर रहा है ना, तो उसके एक्सेलरेशन को ही हम कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को हम कहते हैं स्मॉल जी। क्लियर। अभी आपको मैंने ग्रेविटेशन बताया, ग्रेविटेशन क्या है, अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects of unit masses separated by a unit distance in the universe is known as universal constant gravitation। इसको स्मॉल जी से दिखाते हैं, ये कैपिटल जी से दिखाते हैं। ये चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, हर प्लैनेट का अपना स्मॉल जी होगा, अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा, ये प्लेस टू प्लेस पे चेंज होता है, हमारे अर्थ पे एक जैसा भी नहीं है।
हमारे अर्थ पे भी देखेंगे अभी कि अर्थ पे कहाँ कहाँ कैसा कैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसका वैल्यू क्या है, अर्थ पे पूरे अर्थ पे इसका वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपके दिमाग में आ गया? इज इट क्लियर इन योर माइंड? मैंने बहुत अच्छे से इसको बता दिया, अब आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब हम चलते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल जी को। अर्थ पे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं जी को। स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें इसके लिए क्या लेना है, हमें एक पता है एक चीज़, एक फार्मूला F = m/a न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस चैप्टर में था फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, बट ये तो ग्राउंड के लिए था। अब एक्सेलरेशन जो है ऊपर से नीचे हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, F = मास × g। एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, g हो गया ना, स्मॉल g। कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, एप्पल लिया वो गिर रहा है, ऊपर से नीचे ही गिर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स हो गया कि उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन। अभी हमें ढूंढना है, जी का वैल्यू ढूंढ रहा है, बट हमें पता है। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लाएंगे और ग्रेविटी आ जाएगा बीच में, तो ए चेंज हो जाएगा हमारा जी में। तो F = m × g। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ बैक आते हैं, यूनिवर्सल फोर्स हमने अभी निकाला था कि फोर्स का वैल्यू क्या था, F = कैपिटल G m1 × m2 अपॉन r²। ये लोकल एक्सेलरेशन हमारा क्या, अभी मैंने आपको बताया, F = m × g। क्लियर। नाउ F की जगह यहाँ F की जगह हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, m × g को, mg को पुट करते हैं। नाउ वी गेट टू नो कि यहाँ पे g जो होगा, स्मॉल g का वैल्यू होगा g और कैपिटल m/r² हो जाएगा, g कैपिटल m/r²। अब हम g कैलकुलेट करेंगे अर्थ के लिए। m क्या है, यहाँ पे मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r क्या है, r है उसका रेडियस है, r क्या हो गया, रेडियस हो गया उसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए हम g निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम डेटा रखेंगे और रिजल्ट दिखते क्या होता है। g हमारा कांस्टेंट है, मास क्या है अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg का हमारा अर्थ है, और अर्थ का रेडियस क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर। डन। तो रिजल्ट हमारा आता है 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जी का वैल्यू है। तो ऐसे हम जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। हम एफ़ की जगह एम जी, यहाँ एफ़ की जगह एम जी को रख देते हैं क्योंकि एफ़ का वैल्यू ही एम जी होता है। क्लियर। नाउ अब आप इसको अच्छे से देख लेना। अब वेरिएशंस ऑफ जी, अर्थ के ऊपर ही हम देखते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहाँ क्या होता है इसका वैल्यू। आप ऊपर जाओगे, जैसे आप अगर ऊपर बढ़ते जाओगे तो हाइट, जितना आपका हाइट ऊपर बढ़ेगा, जितना आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, स्मॉल जी घट जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होगा हमारा घटने लगेगा। ओके, हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगा। और फिर अर्थ के जितना अंदर जाओगे, अर्थ के जितना अंदर आप जा रहे हो अंदर, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, ग्रेविटी आपका घटेगा अर्थ के अंदर जा रहे हो तो। अब आते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। इतना तो पता होगा, अर्थ का ये इक्वेटर है बीच का, और इसे कहते हैं पोल्स। क्लियर, पोल्स। तो पोलर रीजन में क्या होता है, हमारा जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोलर रीजन में ज़्यादा है। पोल्स पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, स्मॉल जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पे, जो बीच में है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम लगता है, 9.7 के अराउंड लगता है। यहाँ आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली 9.789 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही पोलर रीजन में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी कम होगा कि बढ़ेगा, तो ग्रेविटी बढ़ेगा, ग्रेविटी इंक्रीजेज। क्लियर। और अगर आप पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रहे हो तो ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा, इट डिक्रीजेज, वो घटेगा। इज इट क्लियर।
यहाँ तक तो आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मास एंड वेट। मास एंड वेट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो सिंपल, ये एकदम सिंपल है। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड, इनर्शियल मास। और हमारा वेट क्या होता है? वेट होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है हमारे ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा जो मास है उस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसी को कैलकुलेट करते तो वेट हो जाता है। मास का स्केलर क्वांटिटी, ये कहीं पे चेंज नहीं होता है। मास कहीं पे भी एकदम कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। कहीं यूनिवर्स में आप चले जाओ, अगर मास आपका मान लेते हैं 10 है, 10 kg ही होगा मान लेते हैं, तो कहीं पे भी चले जाओगे आप यूनिवर्स में, आपका मास क्या रहेगा? 10 kg ही रहेगा, उससे ना ऊपर ना कम। क्लियर? कांस्टेंट रहेगा एवरीवेयर, और ये कभी जीरो नहीं होता। मास कैन नेवर बी जीरो, याद रखिएगा, मास कैन नेवर बी जीरो। अब वेट का बात कर लेते हैं। वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। क्योंकि हर जगह का ग्रेविटी अलग अलग होता है, अर्थ का ग्रेविटी अलग है, और मास जो होता है ना, मास पे ही जो ग्रेविटी लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही होता है हमारा वेट। क्योंकि हम अभी अर्थ पे हैं तो हमारे ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी है 9.8 का ग्रेविटी लग रहा है, और हमारा जो मास होगा उससे कैलकुलेट हो रहा होगा, और तब हम वेइंग मशीन पर खुद को तौलते हैं तो हम पाते हैं कि 70 kg है, हम 50 kg हैं। व्हाट इफ़ मैं अगर बताऊं कि एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए मून पे अगर आप 60 किलो के हैं, कहाँ पे? अर्थ पे। 60 kg आपका वेट है अर्थ पे, और आप चांद पे चले जाते हो, मून पे चले जाते हो, तो मून पे आपका वेट पता है कितना होता है? 10 kg। 10 kg। तो यू आर नॉट फैट। आपके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, आप फैट मोटे नहीं हो आप। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। याद रखिएगा, वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट के ऊपर क्या लग रहा है? वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इसके ऊपर डायरेक्शन है, ऊपर से फोर्स भी तो लग रहा है ना ग्रेविटी का, और मैग्नीट्यूड तो है ही, फोर्स भी लग रहा है, तो इट्स वेक्टर क्वांटिटी। और मास क्या हमारा? स्केलर क्वांटिटी। मास पे कोई असर नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके ऊपर। वेरिएंस चेंजेस बाय लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, और आपका क्या होगा ना, जो वेट होगा वो जीरो हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पे आप जाओगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो। सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। यहाँ पे एक आई थिंक डायग्राम होगा, हाँ यहाँ पे मास और 2 वेट्स का डायग्राम है। वही चीज़ है कि आप अगर ये एग्जांपल छोड़ दो, अगर आप अर्थ पे रहते हो, आपका वेट है 60 kg, वेट है W, वेट है 60 kg, और आप मून पे जाते हो तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 kg। 10 kg क्लियर? 10 kg हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वेट है, हर जगह का ग्रेविटी अलग है। अर्थ का ग्रेविटी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ का ग्रेविटी है। अब मून का क्या है ग्रेविटी? 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियस सा बात है, तो हमारा वेट मून पे कम हो जाएगा। बट व्हाट इफ हमारा मास अर्थ पे 10 kg है, तो वो मून पे भी कितना रहेगा? 10 kg ही रहेगा हमारा मास। इवन ऑन जुपिटर क्या रहेगा? 10 kg। समझ गए आप? नाउ अब हम चलते हैं प्रेशर। प्रेशर को, व्हाट इज प्रेशर? सो प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है, ये बेसिक सा एक दिमाग में डिफरेंस हो जाता है कि प्रेशर क्या है, थ्रस्ट। तो प्रेशर को सिंपली कहते हैं, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब थ्रस्ट होता क्या है? व्हाट इज थ्रस्ट? बेसिकली अब हम समझते हैं थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट को कहते हैं टोटल पुश। टोटल पुश कहते हैं। कैमल को देखा है आपने? कैमल बहुत ही भारी होता है। कैमल क्या होता है? उसका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है कैमल का। बट वजन ज़्यादा होता है तो उसका जो थ्रस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। थ्रस्ट का होगा बहुत हाई थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट का होगा बहुत हाई होगा। बट इट हैज़ वेरी वाइड पैडेड फीट। बट उसका जो पैर होता है ना काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी चौड़ा पैर होता है। इसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है ना वो डिक्रीज़ कर जाता है। थ्रस्ट तो लग रहा है, हाई थ्रस्ट लग रहा है, बट प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ कर जा रहा है। इनसे अनदर कंडीशन देखते हैं। जैसे आप अगर देखते हो कि एक छोटा सा नेल है, छोटा सा ये
क्या कहते हैं, कांटी है, या आप इसको निडल कह सकते हो, घर में जो होता है वो, उसका वेट क्या है, बहुत हल्का है, और अगर वो हाथ में ऐसे चुभता है तो उसका क्या है, थ्रस्ट बहुत ही कम है, थ्रस्ट बहुत कम है, बट प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि बहुत कम एरिया पे वो वर्क कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई हियर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। सो थ्रस्ट क्या होगा, टोटल पुश होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ समझाता हूँ। व्हाट इज़ थ्रस्ट? द टोटल पुश। थ्रस्ट क्या है? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस पे फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगाएगा। इसका यूनिट क्या होता है? थ्रस्ट का न्यूटन होता है। डिपेंड्स ओनली ऑन अप्लाइड फोर्स। ऑब्जेक्ट का जितना मास और जितना वेट होगा उस पर डिपेंड करता है वो कितना फोर्स लगाएगा। क्लियर? ये टोटल पुश लगाता है रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन। बट प्रेशर क्या होता है? जो टोटल पुश लग रहा है डिपेंड करता है एरिया पे। प्रेशर क्या करता है? डिपेंड करता है एरिया पे। अभी याद देखा ना आपने, एरिया डिपेंड करता है एरिया पे। ओके, तो प्रेशर जो प्रेशर को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट जो लग रहा है वो कितनी यूनिट एरिया पे लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। क्लियर? दैट इज प्रेशर। थ्रस्ट और कांटेक्ट एरिया कितना है वही। अब वो कील का मैंने एग्जांपल लिया, कील भी थ्रस्ट लगा रहा है बट उसका कांटेक्ट एरिया कितना है? बहुत कम है, उसके वेट के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो इसलिए उसका प्रेशर काफ़ी हाई होता है। भाई हालत ख़राब हो जाता है। सो आप लास्टली यही कह सकते हैं कि थ्रस्ट जो होता है टोटल पुश होता है, 90 डिग्री पे लगता है, बट प्रेशर क्या होता है? स्प्रेड आउट, वो फैल सकता है। अगर ऐसा कुछ थ्रस्ट लग रहा है और नीचे आप कुछ ऐसा अगर लगा दो तो ये इतना दूर में फैल गया, वो प्रेशर। लो प्रेशर हो गया, थ्रस्ट आप बहुत हेवी लगा रहे हो बट प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रेशर का क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं, सिंपल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपली निकल सकता है ना, जैसे अगर मैं बताऊं, ये तो सिंपली निकाल सकते हैं कि थ्रस्ट, प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर हो गया। इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं आप। थ्रस्ट का क्या था? न्यूटन। थ्रस्ट का यूनिट क्या था? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। फिर एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ? प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, PA से डिनोट करते हैं इसे, और पास्कल। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड, द अपवर्ड पुश। द अपवर्ड पुश क्या होता है? अगर पानी है और आप उसमें कुछ डाल रहे हो ऊपर से, ठीक है, कुछ भारी सामान है उसको डाल रहे हो, तो नीचे से एक पुश लगता है। नीचे से क्या होता है? एक फ्लूइड पुश करता है, इधर से फोर्स लगा रहा है, नीचे से फ्लूइड पुश कर रहा है, उसको डूबने नहीं दे रहा है। दैट पुश इज कॉल्ड अपथ्रस्ट कहते हैं, या उसको बायोंसी कहते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर क्या होता है? उसे अपथ्रस्ट कहेंगे या बायोंसी फोर्स कहेंगे। क्लियर? ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा, इसे अपथ्रस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा अपथ्रस्ट था, अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये फ्लूइड्स में हम प्रेशर देख रहे हैं, फ्लूइड्स में प्रेशर देखते हैं, बायोंसी फोर्स लगता है जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ये कब लगता है? ये अपवर्ड पुश है। क्या है ये? अपवर्ड पुश है। अगर ऊपर से कोई सामान गिर रहा है तो वो उस पर ग्रेविटी लग रहा है, वो तो अंदर जा रहा है, वेट है तो ग्रेविटी लगेगा ही। और जो नीचे से जो पानी फोर्स लगा रहा है उसे हम अपथ्रस्ट या बायोंसी कहते हैं। इसे यहाँ डेफिनेशन है, इज द अपवर्ड पुश एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। डूबे ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। टू क्रिटिकल डिपेंडेंसीज पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम बायोंसी अकर्स व्हेन फुली इमर्ज्ड। Two identical sized object of different metals experience the exact same buoyancy force. अगर दो आइडेंटिकल साइज ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग मेटल के हैं, एक सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, अलग अलग मेटल के हैं, बट दे आर इन सेम साइज, आइडेंटिकल हैं, तो उन पे बायोंसी फोर्स कितना लगेगा? एग्जैक्ट सेम लगेगा बायोंसी फोर्स। ओके, मैक्सिमम बायोंसी फोर्स कब लगता है? जब कोई भी सामान फुली डूब जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बायोंसी फोर्स लगता है।
फुली डूब जाता है, इमर्ज कर जाता है, उसे बायंसी फोर्स लगता है। अब दूसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स विद हायर डेंसिटी एक्सर्ट ग्रेटर अपथ्रस्ट। एग्जाम्पल, लिक्विड्स विद हायर डेंसिटी, अगर कोई लिक्विड है जिसके पास डेंसिटी बहुत हाई है तो उसमें वो क्या करेगा, वो ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा। क्लियर हुआ? जिस लिक्विड के पास ज़्यादा डेंसिटी होगा तो उसमें क्या होगा, अपथ्रस्ट क्या होगा, ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा। डेंसिटी कैसे बता सकते हैं, डेंसिटी क्या होगा? अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैं लूँ, बहुत इजी होता है किसी सी वाटर में आपको स्विम करना। सी वाटर में क्या होता है, पानी है, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है, समुद्र के पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है। वहाँ पे आप इजीली स्विम कर जाते हो, स्विम कर लेते हो, इजीली स्विमिंग कर लोगे। बट फ्रेश वाटर होगा, लेक्स में आपको स्विम करने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका जो डेंसिटी होगा लो डेंसिटी होगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं है। सी वाटर में सॉल्ट है, सॉल्ट की वजह से सी वाटर का डेंसिटी हाई हो जाता है और फ्रेश वाटर का डेंसिटी लो होता है जिसमें सॉल्ट कम होता है। तो अपथ्रस्ट डिपेंड करता है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है किसमें, सी वाटर में, तो वो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा लगा रहा होगा, आपके बॉडी पे ज़्यादा थ्रस्ट नीचे से लगेगा ना, बायंसी फोर्स, तो आप आराम से फ्लोट करोगे, आप आराम से स्विम करोगे। बट इट्स नॉट हैपन लेक्स, फ्रेश वाटर में ये नहीं होगा। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया? होता है डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का तो फॉर्मूला है डायरेक्ट यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। इससे आपको क्या लग रहा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम से? फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी हम कैसे नापते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक इतना बड़ा सा आयरन का पीस लो और इतना बड़ा सा कॉटन लो, दोनों से चला के मारो किसी को, चोट ज़्यादा किससे लगेगा, किससे ज़्यादा चोट लगेगा? कॉटन वाले से, कॉटन बॉल से, इतना ही बड़ा है साइज में और इतना ही बड़ा एक आयरन का बॉल है, क्या इससे चोट लगेगा ज़्यादा कि इससे चोट लगेगा? ऑब्वियस बात है, इससे चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ना, इतना ही बड़े साइज में बहुत मास है, मैक्सिमम मास इतने बड़े साइज में है, बहुत ज़्यादा मास है। और बट वहीं पे कॉटन बॉल ले लो, कॉटन का वही सेम साइज का बॉल, बट यहाँ मास क्या है, कम मास है, तो ये हल्का हो जाता है, ये भारी हो जाएगा। डेंसिटी यही है, डिपेंड ऑन डेंसिटी। अब डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कोई चीज़ जल्दी डूबेगा, कोई चीज़ बीच में रह जाएगा, कोई चीज़ डूबेगा ही नहीं, कोई चीज़ बीच में रह जाएगा और कोई चीज़ सबमर्ज कर जाएगा नीचे। डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। डेंसिटी ज़्यादा होगा, डूब जाएगा। अगर लिक्विड का डेंसिटी नेल के डेंसिटी से ज़्यादा है तो नेल ऊपर रहेगा, बट यहाँ नेल का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो नेल कहाँ गया, नीचे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इफ़, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और उस फ्लूइड का डेंसिटी इक्वल हो जाए तो फोर्स अपथ्रस्ट क्या होगा, वेट के बराबर हो जाएगा और वो फ्लोट करेगा। वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बट अब किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बहुत कम हो लिक्विड के डेंसिटी से तो वो ऊपर ही फ्लोट करेगा। कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस में आपके सामने है। नाउ ये तो डेंसिटी आपको समझ में आ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ अब यहाँ पे है आपका डेंसिटी के बारे में ही है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, कब क्या होता है डेंसिटी। हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था इससे पहले, आयरन वाला एग्जांपल, वुड का एग्जांपल। वुड का डेंसिटी क्या होता है, वाटर के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए फ्लोट करता है ऊपर। और नील का वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, नील का डेंसिटी, इसलिए वो डूब जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? डेंसिटी मेजर्स हाउ कॉम्पैक्ट मैटर इज। मैटर कितना कॉम्पैक्ट है वही डेंसिटी मेजर करता है। अब डेंसिटी से कोई क्वेश्चन तो आपको छूटना नहीं चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं डेंसिटी का, इतने ही बड़े साइज में इतना मैटर है और इतने ही बड़े साइज में इतना मैटर है। वही कॉटन बॉल और आयरन बॉल का एग्जांपल, इसमें 10 ही 15 मैटर, बट इसमें हज़ारों मैटर है। तो विच वन इज़ मोर हेवियर देन विच वन इज़ मोर हेवियर, तो दिस वन इज़ हेवियर। ऑब्वियस बात है, इसमें मैटर ज़्यादा है बट साइज में छोटा है, सेम ही साइज का है, इसमें मैटर कम है, स्पेस ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखते हैं। व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर कोई बॉडी
इमर्ज करता हो पानी के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर फुल्ली इमर्ज कर जाए, फुल्ली डूब जाए या पार्शियली डूबे, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो अपवर्ड फोर्स कितना होगा? अभी हमने देखा अपवर्ड फोर्स क्या था, बायंसी फोर्स था। तो अपथ्रस्ट जिसे हम कह रहे थे, अभी अपथ्रस्ट कह रहे थे या बायंसी कह रहे थे ना, बायंसी जो अपवर्ड फोर्स था, तो वो कितना होगा? तो दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो कितना होगा? जितना पानी वहाँ से निकला है। अगर मैं एक बकेट लूँ, एक फुल ग्लास वाटर ले लूँ, फुल ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर, और यहाँ पे मैं एक कुछ भी डालता हूँ, एक बॉल डालता हूँ, एक बॉल डालता हूँ, तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। बॉल वो रिप्लेस कर देगा पानी को, वो बॉल अपना जगह लेगा ना, तो पानी को रिप्लेस कर देगा। तो पूछेगा कि कितना फोर्स लगा है, फोर्स कितना लगा है, व्हाट इज द फोर्स, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स वो पानी, वो बॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर। तो जितना लिक्विड बाहर निकला है ना, जितना लिक्विड, वही एक्सपीरियंस इन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, जितना लिक्विड बाहर निकला, उसी के इक्वल होगा। सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही कहता है। और एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज़ है? शिप्स डिज़ाइन करने में, सबमरीन्स में, लैक्टोमीटर्स में यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको याद करिएगा। लैक्टोमीटर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ होता है, सबमरीन्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग शिप्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ होता है। क्लियर, इट्स ऑल अबाउट। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा है, तो आपके क्लास में इतना ही पढ़ना है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे कर सकते हैं। वेट नाप सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसी स्प्रिंग बैलेंस से आप उसी को पानी में डुबा दीजिए और आप देखिए वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, और एक छोटे से ग्लास में उसको भर लीजिए, एंड दैट द वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट जो इस बॉडी पे लग रहा है, दैट इज बायंसी फोर्स। क्लियर। नाउ मूविंग टू द रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? द प्योरिटी रिलेटिव डेंसिटी, हाँ यहाँ पे है। सो किसी भी रिलेटिव डेंसिटी को हम निकालते कैसे हैं? किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को 1 मीटर क्यूब, किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को हम वाटर के डेंसिटी से अगर रिलेट करते हैं तो वो क्या निकल के आता हमारा? रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सिल्वर का। 1 मीटर क्यूब में सिल्वर 10,800 kg और 1 मीटर क्यूब वाटर 1000 kg। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करा इसने बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज़ नो यूनिट्स। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा। द रेशियो अलाउज अस टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस जस्ट लाइक आर्किमिडीज चेकिंग द किंग्स गोल्डन क्राउन। यहाँ पे बिफोर हमने तो ये देख लिया रिलेटिव डेंसिटी, ईजी कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट फ्री फॉल में क्या है? द फिजिक्स ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल हम देख रहे हैं। फ्री फॉल में क्या था? एक बॉडी फ्री फॉल कब कहते हैं? एक बॉडी फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल होता है जब एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से अर्थ के टुवर्ड्स गिरता है, टुवर्ड्स अर्थ, विदाउट नो एयर रेजिस्टेंस। हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं और अदर फोर्सेस उस पर एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब हम उसको कहते हैं फ्री फॉल। यहाँ डेफिनेशन लिखा है, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद नो एयर रेजिस्टेंस और अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। गैलीलियो कैसे प्रूफ देता है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली डजंट डिपेंड ऑन इट्स मास। गैलीलियो कहता है कि जो बॉडी जो एक्सेलरेशन है ना ऑब्जेक्ट का, वो फ्री फॉलिंग में वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या होता है? एक वैक्यूम एक्सपेरिमेंट होता है। एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। देयर इज नथिंग इन दिस जार, वैक्यूम रहता है बिल्कुल। उस वैक्यूम में हवा भी बिल्कुल वैक्यूम रहता है। उसमें हम 2 चीज़ें रखते हैं, एक फेदर रखते हैं एक बर्ड का, और एक कॉइन रखते हैं जो इससे ऑब्वियस सी बात है भारी होगा, और हम एक साथ इनको छोड़ते हैं। तो द रिजल्ट शोज द गैलीलियो वाज राइट। रिजल्ट क्या दिखाता है? कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है ना ग्राउंड हिट करने का, जो ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं एक साथ वो गिर रहे हैं। सो दैट शोज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली डजंट डिपेंड ऑन मास। बॉडी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सो
सो चैप्टर एंड हो गया है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। ये बहुत इजी सारे क्वेश्चंस हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैंने जितना बताया ये सारे यहीं से बन जाएंगे। व्हाट इज़ द डिफिकल्ट टू होल्ड इज स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन स्ट्रॉन्ग, ये भी इजी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का बात कर रहे हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी का बताइए, स्टेट करिए। फिर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सो थैंक यू सो मच, और आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं।